हेलो एवरीवन। आज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जानने वाले हैं। आज का वीडियो ये पूरे कोर्स के बारे में है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, कौन कौन उसे ऑप्ट कर सकता है, किस टाइम पे ऑप्ट कर सकता है और क्या प्रोसीजर्स होती हैं, है ना। और भी कई बातें जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई हैं वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। सबसे पहला ये यहाँ पे एक ओवरव्यू आप देख लो कि ये पूरे वीडियो में आपको क्या क्या पता चलने वाला है। सबसे पहला हम लोग जानेंगे आईसीएआई के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में, जो चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स जिसके अंडर में कंप्लीट होता है और जो उसके रेगुलेशंस वगैरह यानी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी प्रोसीजर्स को वो ही पूरा करते हैं। ओके। सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, कि कोर्स में क्या क्या है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी हु आर एलिजिबल, है ना, कौन एलिजिबल है चार्टर अकाउंटेंसी के कोर्स के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट फी डिटेल्स, कि इसमें जो भी कितने फी लग जाते हैं ओवरऑल ये हमें जानना है। नेक्स्ट इज अर्निंग और सैलरी, कि चार्टर अकाउंटेंट बनने के बाद हमें क्या सैलरी मिलेगा या कितना अर्निंग हो सकता है ऑन एन एक्सपेक्टेशन, ये क्या हो सकता है, एस्टिमेशन क्या हो सकता है इसका। और कुछ मिथ्स जो हम लोग बस्ट करेंगे, जो आज के डेट में बहुत लोगों के दिमाग में आता है, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, वो सभी चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसीएआई के बारे में। देखो, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, जो सेट किया गया था, मतलब ये अलग पार्लियामेंट के एक्ट से सेट किया गया है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि एक्ट के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है। सो ये चार्टर अकाउंटेंट एक्ट, द चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी इन द कंट्री। चार्टर अकाउंटेंट एक्ट है ना, ये चार्टर आईसीएआई जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सेट किया गया था, जिसमें एक्ट हमारा एक चार्टर अकाउंटेंसी का भी आता है, चार्टर अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जिसके अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं चार्टर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को लेके। ठीक है। द इंस्टीट्यूट फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज the second largest professional body of charter accountants in the world. ICAI जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है। ठीक है। और द इंस्टीट्यूट हैज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, है ना। तो इतना ज़्यादा हमें ये कोर्स से रिलेटेड तो नहीं जानना है, लेकिन फिर भी ये इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पता होना चाहिए। इन एडिशन इट हैज़ 5 रीजनल काउंसिल located in Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi, and 177 branches spread all over the country. पूरे कंट्री में 177 ब्रांचेस है आईसीएआई के, और पूरे वर्ल्ड में 50 फॉरेन चैप्टर यानी 50 यहाँ पे 50 जगह पे ये आईसीएआई का ब्रांचेस है। ठीक है। इसके बारे में तो हमने काफ़ी जान लिया, और हमें ये फंक्शंस क्या क्या करती है। देखो, इतने सारे फंक्शंस है, लेकिन हमें जो अभी चार्टर अकाउंटेंसी से रिलेटेड जानना है वो सेकंड नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ सीए कोर्स। और भी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हो, रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ मेंबर्स, कंडक्टिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड सो, बहुत सारा है। आप पॉज करके इसको आप रीड आउट भी कर सकते हो। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसके एजुकेशनल एक्टिविटीज क्या क्या है। एजुकेशनल ये आपको इसलिए जानना है क्योंकि अब चार्टर अकाउंटेंसी जब आप ऑप्ट करोगे तो उससे रिलेटेड आपको कहाँ कहाँ जानकारी मिलेगी, ये यहाँ पे है। एजुकेशनल एक्टिविटीज, द इंस्टीट्यूट अंडरटेक एजुकेशनल एक्टिविटीज थ्रू इट्स कमिटीज। इट हैज एन एजुकेशनल बोर्ड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स। ठीक है। ये चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स के लिए इनके पास एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसे बोर्ड ऑफ स्टडीज कहा जाता है। इसके ऐप भी हैं जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। बोर्ड ऑफ स्टडी, BOS इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी आप ऑप्ट करोगे ये तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इससे रिलेटेड जानकारी ये इस ऐप पे, इस साइट पे मिल जाता है। ठीक है।
चलो आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने कोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कोर्स के बारे में समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ कोर्स। ये पूरा जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है फाइनल। यानी देयर आर 3 स्टेजेस। अगर आपको सीए बनना है तो सीए आप ये 3 स्टेज को पार करके ही आप बन सकते हो। सो ये 3 तरह का 3 लेवल पे एग्जाम्स होता है। एक फाउंडेशन हो गया, सेकेंड लेवल इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि एंट्री रूट क्या है। एंट्री रूट फॉर द सीए कोर्स। सो 2 एंट्री रूट है यहाँ पे, यानी कि आप चार्टर अकाउंटेंसी के कोर्स में 2 तरीके से एंट्री कर सकते हो। पहला एक फाउंडेशन कोर्स, यानी फाउंडेशन से आप एंट्री करो, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, डायरेक्ट इंटरमीडिएट से भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन कौन से केस में कब करना है ये आप यहाँ पे समझो। तो एंट्री जो है कि दिस एंट्री ऑफ सीए कोर्स ऑफ अ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन। सो जिसने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया है वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं फाउंडेशन वाले कोर्स में, या जो 10th पास आउट है वो भी रजिस्टर कर सकता है। ये बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडीज अभी हमने देखा। सो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन कोर्स। अब इसमें 10th वाले भी रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन जो फाउंडेशन का देंगे तो उसके लिए 12th का सर्टिफिकेट जरूरी है। सो बिना 12th पास आउट हुए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप जो है कि रजिस्टर एंड कंप्लीट 4 मंथ ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन फॉर द फाउंडेशन कोर्स। अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसके 4 महीने के बाद ही आप इसके एग्जामिनेशन में आप क्या कर सकते हो, इसके एग्जाम के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। यानी एक तो कोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, सो 4 महीने का मिनिमम यहाँ पे गैप आपको दिया जा रहा है कि आप उसके अंडर अपना पढ़ाई जो है फाउंडेशन का वो आप पढ़ लो, जो भी उसके सिलेबस है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर लो। सेकेंड है अप्लाई फॉर अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रिलीज्ड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि फाउंडेशन 4 महीने का हमारा जो थियोरेटिकल एजुकेशन है वो पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं आज हमने रजिस्टर किया तो 4 महीने कम से कम एग्जामिनेशन के दौरान होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर किया। तीसरा है अपीयर इन फाउंडेशन एग्जामिनेशन आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो अभी मैंने कहा क्या कि 12th का यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th आप पास आउट होगे तभी आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। फिर आप क्या करो कि क्वालिफाई करो फाउंडेशन एग्जामिनेशन। फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंड लेवल जो आया है ना उसमें आपको रजिस्टर करने हैं। ठीक है, आपको उसमें रजिस्टर करने इंटरमीडिएट कोर्स में। फिर उसके बाद आफ्टर क्वालिफाइंग 12th एग्जामिनेशन एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सो फाउंडेशन एग्जामिनेशन के बाद ही आप इंटरमीडिएट में क्या कर सकते हो, फाउंडेशन में जब आपका क्लियर हो जाएगा तभी आप इंटरमीडिएट कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है कंप्लीट 8 मंथ्स ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। अब जिस टाइम से आपने रजिस्ट्रेशन किया और एग्जामिनेशन में 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई फॉर अपीयरिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय फाइलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन होगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। उसी तरह से फाइनल भी है। फाउंडेशन में एक ही बार एग्जाम होता है और इंटरमीडिएट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ ग्रुप 1 में सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ग्रुप 2 में। उसी तरह से फाइनल में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होगा। ठीक है, सो आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर देना है और अपीयर होना है और पास भी करने हैं आपको दोनों ग्रुप। दोनों ग्रुप पास करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको लेना होगा, जिसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके बारे में अभी आगे हम लोग देखेंगे और वो कंपलसरी है ना। किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। वो आईसीआई को आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, सो का जो हो गया इंटरमीडिएट आप क्लियर कर लिए, तो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ये ICITSS यानी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ये पूरा करना होगा। ठीक है, आपको ट्रेनिंग से पहले, ठीक है, ट्रेनिंग में रजिस्टर होने से पहले ये आपको पूरा करना होगा। ये आईसीआई के द्वारा ये डिजाइंड कोर्स है
ठीक है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। फिर उसके बाद है रजिस्टर फॉर 2 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटिंग ICI TSS। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे ही आपने ICI TSS आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको 2 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इनरोल होना है और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है ना, यानी किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको जाके काम सीखना होगा। ठीक है, उसमें सर्टेन स्टाइपेंड भी मिलते हैं जो ICI के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, सो आप कहीं पे भी आप यहाँ पे जा सकते हो, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो फाइनल में आप रजिस्टर कब कर पाओगे, जब आपका इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन है दोनों ग्रुप वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है complete the 4 self-paced online modules and qualify the online assessment। so एक और इसमें एक छोटा सा मॉड्यूल डिजाइन किया गया है ICI के द्वारा, जो 4 पेज्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, 4 सेट में यहाँ पे होंगे और आपको वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, वो भी क्वालिफाई करना है और फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने हैं। So undergo and qualify ICITS after completion of practical training but before appearing final examination। So final examination से पहले आपको एडवांस ICITSS भी क्लियर करना होगा। So आप इंटरमीडिएट के टाइम, इंटरमीडिएट के बाद आपने ICITSS ये आपने क्लियर किया, उसके बाद अब एडवांस भी है, 2 लेवल में ये होगा। ठीक है, ये आपका ICITSS जो है ये 2 बार होगा, है ना, एक एडवांस होता है, एक उससे पहले होगा। ठीक है, फिर आपको ये क्वालिफाई करने हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करोगे कि, लेकिन आपको ये फाइनल से पहले ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अप्लाई फॉर अपियरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन बाय फाइलिंग अप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म फिलअप करने हैं। appear in final examination after completing 6 months from the end of practical training period। so practical training period 2 years का होता है। so जैसे ही आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके 6 महीने के बाद ही आप फाइनल के एग्जाम के लिए आप बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइनल एग्जामिनेशन के दोनों ग्रुप्स को क्लियर करना है। देन यू विल बिकम अ मेंबर। मेंबर का मतलब ये है कि आप CA बन गए और ICI के आप मेंबर बनने के आप बन जाओगे। ठीक है, जैसे आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ टेक्निकल प्रोसेस हैं जो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अदरवाइज अगर आपको मान लेते हैं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आप पूरा रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, ये ICI ये जो भी आपका प्रोसीजर है, स्टेप है, ये पूरा का पूरा ICI के द्वारा बताया गया है। ठीक है, दूसरा रूट, यहाँ पे रूट 2 डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री कौन कर सकता है भाई? सो डायरेक्ट एंट्री, अब देखो यहाँ पे दूसरा एंट्री है कि जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, है ना, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन का हो चुका है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। सो अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तो उनको कम से कम 55 मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, सो अगर कोई भी ग्रेजुएट जो कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स से, सो उसे 55% उसके अगर मार्क्स होंगे तो वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एंटर कर सकता है। वो डायरेक्ट, उसे बिना उसे फाउंडेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है इंटरमीडिएट में। और अदर ग्रेजुएट या कोई अदर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है। ठीक है, सो अदर बैकग्राउंड से अगर है, जैसे आर्ट्स से है, साइंस से है, किसी से भी है, अदर ग्रेजुएट्स है, तो उसे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट में कर सकता है। या फिर एंड इंटरमीडिएट लेवल पास्ड कैंडिडेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसने कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट अगर उसने क्लियर कर रखा है ना, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर अगर उसने क्लियर कर रखा है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल, देन वो डायरेक्ट CA में इंटरमीडिएट लेवल में आ सकता है। ठीक है, उसे फाउंडेशन देने का कोई जरूरत नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स कुछ सिमिलर ही हैं जैसे आपको अपने फर्स्ट एंट्री में, जो फर्स्ट
जो रूट था उसमें आपने देखा। सो रजिस्टर विद BOS फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अलाउड टू द फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स। सो जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स होंगे उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, लेकिन एग्जाम से पहले उन्हें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट 8 month ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स। सो जैसे आपने रजिस्टर किया तो 8 month का आपको थियोरेटिकल एजुकेशन आपको यानी कि उसके पढ़ने का समय 8 महीना रहेगा, और उसके बाद ही आप उसके एग्जाम में आप इनरोल कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग फॉर और अपियरिंग इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय फाइलिंग अप इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, अपीयर एंड पास बोथ द ग्रुप्स, आपको दोनों ग्रुप पास कर लेने हैं, है ना। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ICITSS जो है आपको ये कंप्लीट करने हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग से पहले आपको ICITSS कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 years का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है, दोनों ग्रुप पास करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे दोनों कौन से ग्रुप, जो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इनरोल करना है। पहले कुछ अलग नियम था, लेकिन अभी लेटेस्ट नियम आपका ये है कि आप पहले एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो और उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद है रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग बोथ ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब जैसे ही आपने इंटरमीडिएट कोर्स कर लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है, आप फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको कंप्लीट करने हैं क्या, 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जो पिछले बार भी मैंने बताया, ठीक है। एंड क्वालिफाई ऑनलाइन असेसमेंट, और उसके जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो आपको कवर करने हैं। फिर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो था वो 2 साल का वो पूरा करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस ICITSS क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये क्वालिफाई करने के बाद आप फिर फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आप उसके फॉर्म को फिलअप आप करो। आप appeared in final examination after completing 6 months from the end of practical training। तो सेम है कि जैसे आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होता है उसके 6 मंथ के बाद ही आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। फिर क्वालिफाई बोथ द फाइनल एग्जामिनेशन, इसके भी 2 ग्रुप हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सो दोनों ग्रुप आप क्लियर करो और फिर यू कैन बिकम अ मेंबर, और वी कैन से आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाओ, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस ये आपको सुनने में लग रहा होगा, है ना, लेकिन आप इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में आप पढ़ो, क्योंकि एक बार में हमें सब कुछ नहीं करना है ना। तो आप शांति से सिर्फ आप इसके प्रोसीजर्स को देखो कि क्या क्या मेन प्रोसीजर्स है, कैसे ये चीजें हो रही, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट है दैट इज, सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेपर एट फाउंडेशन लेवल। सो फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर होंगे, तो यहाँ 4 पेपर है। पहला है अकाउंटिंग, ठीक है। फिर है बिजनेस लॉ, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, और फिर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम आपको यहाँ पे होता है, जिसमें से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथमेटिक्स भी है। सो इसका बाइफर्केशन कुछ इस तरह है कि बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग है 20 मार्क्स का, और स्टैटिस्टिक 40 मार्क्स का है, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका बाइफर्केशन। अब यहाँ पे जो इसको पास करने का जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको इंडिविजुअल हर एक पेपर में कम से कम आपको 40% मार्क्स आना चाहिए, और ओवरऑल एग्रीगेट सभी को मिला के 50% आपको आना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल बेसिस पे जैसे अकाउंटिंग का बात करें तो कम से कम 40% आना चाहिए, 100 में 40 आना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल सभी को मिला के 50% मार्क्स आना चाहिए, देन यू विल क्वालिफाई। और इसमें ये बात है कि पेपर 1 और 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 3 और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यानी अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और 3 एंड 4 जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस मैथ इकोनॉमिक्स है, सो वो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और विथ निगेटिव मार्किंग ऑल्सो। जो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे वो निगेटिव मार्किंग के साथ आपको होंगे। नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल पे, अच्छा इसका जो डिटेल आप चाहे फाउंडेशन का, इंटरमीडिएट लेवल का, अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप ICAI के वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्टली आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो,
या फिर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। ये जितनी भी जानकारी है वो आईसीआई के द्वारा जो दी गई है उसी जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है ना। सो क्रेडिट गोज टू आईसीएआई ओनली। ओके, सो मैंने तो सिर्फ आपको यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे फैसिलिटेटर हूँ, बस ये इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, एक चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप खुद से भी चाहो तो आप ये सभी जानकारी और डिटेल्ड में ये जानकारी आप उसके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप कर सकते हो, या तो प्रोस्पेक्टस भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो सभी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा ये जानकारी मैं आपको दे रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इसमें है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में आप देख सकते हो कि दो ग्रुप है, और अगर आप अभी क्लास 10th में हो या फिर अगर आप 11th या 12th में हो तो इतना डिटेल में आपको अभी समझ में नहीं आएगा इंटरमीडिएट लेवल के पेपर्स वगैरह। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके ग्रेजुएशन में भी आपको मिलेंगे, जैसे एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, फिर टैक्सेशन आपको मिलेगा ही, उसमें इनकम टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना ही होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हो सकता है कि इसमें सीए में आपका थोड़ा वास्ट लेवल पे हो, है ना, ग्रेजुएशन में उतना वास्ट ना हो, लेकिन आपको मोर ओवर जो पेपर्स हैं वो उसी तरह से होंगे। तो ये दो ग्रुप है, इस दो ग्रुप में भी सेम क्राइटेरिया होगा कि हर एक पेपर में 40% मार्क्स आपको लाना है, और ओवरऑल एग्रीगेट अगर देखा जाए तो 50% मार्क्स लाना है, देन यू कैन क्वालिफाई द इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद आते हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरह से है। ये 4 सेट हैं, जिसमें से आपको ये कंपलसरी पेपर्स है, ये कंपलसरी पेपर्स है सेट ए एंड सेट बी, और सेट सी में इलेक्टिव मॉड्यूल है कि आपको इसमें से किसी एक को चूज करना है, और फिर डी में ये भी आपका, इसमें भी आपको चूज करना है कोई एक मॉड्यूल, है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी या फिलोसफी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल, तो इसमें भी आपको चूज करने हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, तो ऑनलाइन ही आपका इसके एग्जाम होगा, और फिर इसमें आपको वो क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल लेवल। तो फाइनल लेवल भी दो पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है, जिसमें ग्रुप 1 में 3 पेपर होंगे और ग्रुप 2 में 3 पेपर होंगे। ठीक है, सो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो, और इसके डिटेल मैंने जो बताया, डिटेल जो सिलेबस है प्रोस्पेक्टस में आसानी से आपको मिल जाएगा। सो अभी जो भी हमने पढ़ा, पूरा जो दो रूट था, दो रूट के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे फाउंडेशनल रूट, फिर डायरेक्ट एंट्री रूट। ठीक है, और जितना भी था वो सब कुछ इसमें आपका मेंशन है एट अ ग्लांस। सो हो सकता है कि इसमें आपको क्लियर ना हो रहा हो, बट आप पॉज करके इसको अच्छे से आप देख भी सकते हो, जूम करके आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके बारे में ये सभी प्रोस्पेक्टस से ही लिया गया है, सो आप प्रोस्पेक्टस को आसानी से देखो, उसमें डाउनलोड करो, उससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फी डिटेल्स के बारे में। फी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे क्या है कि जैसे फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन आपका इंडिया में कितना लग रहा है, सो 9,000 रुपीज आपके लग रहे हैं। फॉरेन स्टूडेंट जो है वो $720 जो है यूएस डॉलर वो है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल ये ऑप्शनल है, अगर आपको मेंबर्स जर्नल लेने हैं सो 400 एक्स्ट्रा देने होंगे, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पे। फिर कुछ इसमें बातें लिखी गई हैं, जैसे कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वर गिवन 75% कंसेशन इन रजिस्ट्रेशन फी और foundation level if they register between September 20, 2019 and 31st March 2022. The concession has now been extended from 1st April 2022 till March 31st, 2025. ठीक है, and this concession is also applicable for candidates from Andaman and Nicobar Island registering from April 1st, 2022 till 31st March 2025. So 75% कंसेशन उन्हें मिल रहा है। ठीक है, फिर 75% कंसेशन और किसे मिल रहा है, सो वार्ड ऑफ डिसीज्ड मेंबर हैव बीन गिवन 75%। रजिस्ट्रेशन कोर्स फी फॉर फाउंडेशन लेवल एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2022 टिल नाउ, अभी तक तो ये है। ठीक है, सो ये लेटेस्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसमें भी ये एक और चीज लिखा गया, the aforesaid dollar denominated fee apply to foreign student only, whereas students from SAARC countries will
पे द रेगुलर फी। ठीक है, सो जो सार्क के मेंबर हैं उसी कंट्रीज के लिए ये एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद है एडमिशन टू फाउंडेशन एग्जामिनेशन। फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए कि 4 मंथ्स का प्रायर आपको जो आप एजुकेशनल टाइम जो आपको दिया गया था वो होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो मई या नवंबर में। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आईसीएआई जो है साल में 2 बार एग्जाम लेती है हर एक के लिए, है ना, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और आप फाइनल। तो हर एक के लिए साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो वो 2 एग्जाम या तो मई या नवंबर हो सकता है या जून दिसंबर हो सकता है। ठीक है, जो भी वो आईसीआई जो है काउंसिल जो डिसाइड करेगी वो या तो मई और नवंबर साल में ये 2 बार हो गया, या तो फिर जून और दिसंबर साल में ये 2 बार हो गया। सो आप जिस भी क्राइटेरिया को 4 मंथ जहाँ पे भी आपका पूरा हो रहा है, तो आप मई नवंबर के लिए रजिस्टर कर सकते हो मई, या फिर नवंबर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है जो आपका, अगर आईसीआई कह रही है कि जून और दिसंबर, तो आप जून या दिसंबर के लिए कर सकते हो। तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, दोनों में से ये दो ऑप्शन। ठीक है, आईसीआई जो चूज करेगी, अगर मई नवंबर तो मई में होगा और दूसरा नवंबर में होगा, और अगर आईसीआई चूज करे जून दिसंबर तो एक जून में होगा और दूसरा दिसंबर में होगा। ही हैज द पीयर इन सीनियर सेकेंडरी, तो ये स्टार्टिंग में ही जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि आपको क्लास 12th का एग्जामिनेशन आपको देना है, सर्टिफिकेट आपके आ जाने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, कैंडिडेट शैल पे एग्जामिनेशन फी एज मे बी फिक्स्ड बाय काउंसिल, तो जो भी एग्जामिनेशन फी होगा काउंसिल जो भी डिसाइड करेगी। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा बार आपका फॉर्म, एक पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म जो एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले आएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो टाइम टू टाइम आपको पोर्टल चेक करना होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आईसीआई का पोर्टल चेक करो कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ये सभी जानकारी आपको उससे मिलती रहेगी रेगुलर। ठीक है, सो जो भी आपको एग्जामिनेशन आपको देना है उसके लिए फी प्रिस्क्राइब जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फी सबमिट करनी है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन से अलग है। ठीक है, एग्जामिनेशन फी जो है वो रजिस्ट्रेशन से अलग होगा। फिर इंटरमीडिएट कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 18,000 रुपीज है। ठीक है, और बाद बाकी वो सेम जो ऊपर में बातें बोली गई थी 75% कंसेशन वाला, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कौन इनरोल हो सकता है। सो स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इफ ही इज इनरोल इन इंटरमीडिएट कोर्स। सो जो इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं वही एडमिशन दे पाएंगे इंटरमीडिएट का। फिर ही प्रोड्यूसेस सर्टिफिकेट to the effect that he has undergone the study course for a period not less than 8 months as on the first day of the month in which examination is held. So उसे ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि उसने 8 मंथ का अपना एजुकेशनल जो टाइम था वो इस्तेमाल किया है पढ़ने के लिए। ये तो अब यानी कि आपको क्या है कि आप जैसे ही एग्जामिनेशन के 8 महीने पहले, है ना, यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उससे पहले आपका जो भी फाउंडेशन क्लियर होगा इसके बीच में 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, सर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्सेज आर क्लासिफाइड इन 2, तो इसमें ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे 2 ग्रुप में होगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सेल्फ बेस्ड का ये तो आपने देख ही लिया था कि इसके कुछ आपके मॉड्यूल्स थे। ठीक है, फिर फी डिटेल्स है आपके फाइनल कोर्सेज को लेके, तो फाइनल कोर्सेज में आपको फी डिटेल्स है 22,000। ठीक है, सो 22,000, बाकी सेम जो डेटा है जो ऊपर दिया गया था वो सेम है। सो इसमें रजिस्ट्रेशन 22,000 है। फिर उसके बाद एडमिशन टू फाइनल एग्जामिनेशन। सो जिसने फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर किया है वही, फिर इसके लिए अब जो भी स्टार्टिंग में हमने क्राइटेरिया देखा था ना कि उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा करना है, एडवांस आप उसको ICITSS उसे कंप्लीट करना है, एडवांस और नॉर्मल भी। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल उसे करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसका होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। सो फाइनल एग्जामिनेशन उसके अकॉर्डिंग वो देगा। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर हैं, 2 ग्रुप में बटा हुआ है। फिर आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल कोर्स के बारे में जो बताया गया था, सो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी आप देखो क्या है। सो एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट हैज टू मैंडेटरी कंप्लीट द कोर्स ऑफ IT बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले उसे क्या करना है, ये कंप्लीट कर लेना है कोर्स। ड्यूरेशन इसका जो है
वो मिनिमम 6 आवर पर डे है, 15 वर्किंग डे। सो 15 वर्किंग डे वो चलेगा और 6 आवर पर डे ये होगा, ठीक है। फिर इसके लिए जो फी है दैट इज 6500 पर स्टूडेंट, ठीक है। सो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। फिर ओरिएंटेशन कोर्स इसमें होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन कोर्स भी सेम होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होगा वो आपका है कि मैंडेटरी कंप्लीट ओरिएंटेशन कोर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले भी ये कंप्लीट करना है, यानी दोनों चलेंगे, पहले आईटी फिर ये ओएस चलता है, ठीक है। सो इसके ड्यूरेशन 6 आवर पर डे है 15, यानी कि टोटल 1 मंथ का आपका ये ट्रेनिंग होगा, मतलब कि ये पूरा सेशन चलेगा, ये पूरा कोर्स चलेगा, ठीक है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स में हो जाते हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज आपका पूरा 1 मंथ गया, ठीक है। 6 घंटे हर दिन हो रहा है और 15 डेज ये आईटी हो रहा है और 15 डेज ओरिएंटेशन कोर्स हो रहा है। इसके फी जो है वो दैट इज 7000 पर स्टूडेंट ऑन नॉन रेसिडेंशियल बेसिस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आर्टिकल ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीए कोर्स। सो इसके अंडर आपको फुल टाइम रिगरस ट्रेनिंग आपको करना होगा अंडर प्रैक्टिसिंग सीए और सीए इन सर्विस, thus providing a unique opportunity for young and aspiring to acquire hands-on experience in several vital aspects of profession and to learn from the vast experience of their seniors। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सीए है वो काम क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग का काम कर रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, टैक्सेशन का काम कर रहा है, ऑडिटिंग का काम कर रहा है, मल्टीपल काम वो कर रहा है, ठीक है। सो विदाउट एक्सपीरियंस, बिना वो काम सीखे हुए वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये कोर्स जो है आप देख रहे हो कि इसके लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आईसीआई अपने अंडर कंडक्ट करवाती है और टाइम टू टाइम ये उसका एग्जाम लेती है, जो एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है ना। जितने भी एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है, कुछ को छोड़ के, जैसे सेल्फ ये ऑनलाइन मॉड्यूल्स वाला जो हो गया है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन होगा। फिर ITSS जो है आपका, सो उसमें आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आ जाते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सो आपको सीए के अंडर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट, ऐसे चार्टर अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, जो काम कर रहे हो, उसके अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ये या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स, ठीक है। सो फाइनल से पहले ये 2 इयर्स का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा हो जाना चाहिए। व्हेन टू कमेंस, कब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो सेम है, फाउंडेशन रूट स्टूडेंट्स कैन कमेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ITSS एंड पासिंग बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। यही रूल सभी के लिए, ठीक है, कि उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, फिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल जो है ICITSS और दोनों ग्रुप जो इंटरमीडिएट का वो पास कर लेना है, चाहे वो फाउंडेशन रूट से हो, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री वाले हों, चाहे वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हो, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। सो इन्हें पहले ये कंप्लीट कर लेना इंटरमीडिएट का, उसके बाद ही वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले सिचुएशन अलग था, है ना। अगर आपके पास जो जानकारी होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो कुछ अलग है, कि अगर डायरेक्ट एंट्री वाले को, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री वाले को ऐसा था ना कि डायरेक्ट एंट्री वाले उन्हें पहले 8 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ता था, है ना, और उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो पाते थे इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। और फिर ऐसा भी था कि 3 इयर्स का ट्रेनिंग होता था, है ना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकल सिर्फ 3 इयर्स का करना होता था, अब तो टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया गया है, 2 इयर्स ही है। लेकिन ये स्टाइपेंड्स में हमारा चेंजेस नहीं हुआ है। देखो स्टाइपेंड्स में आपका दे रखा है कि जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा, आर्टिकलशिप करेगा, तो उसे जहाँ पे भी वो काम कर रहा है तो मिनिमम ये स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। आईसीआई के द्वारा ये बताया गया है कि मिनिमम इतना मिलना चाहिए। अब वो कंपनी टू कंपनी या फर्म टू फर्म वैरी भी कर सकता है। अगर फर्म वाले उसे ज़्यादा देना चाह रहे हैं दे कैन पे, है ना। उन्हें अगर लग रहा है कि इस पर्सन को 10,000 देने चाहिए, 15,000 देने चाहिए, वो उनका है, लेकिन कम से कम इतना मिलना चाहिए, ये स्टाइपेंड आईसीआई के द्वारा बताया गया। सो इसमें देखो, सिटीज टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख एंड अबव। सो जो भी सिटी और टाउन में आप हो, सो उसका पॉपुलेशन अगर 20 लाख या उससे अबव है, सो इसमें आपको कितने हो जाएंगे,
सो फर्स्ट ईयर में आपको 4000 मिलेंगे पर मंथ और सेकेंड ईयर में आपको 5000 पर मंथ। अगर ट्रेनिंग आगे भी कंटिन्यू होता है तो थर्ड ईयर में 6000 पर मंथ का बताया गया है। Cities, towns having population of 5 lakh and above but less than 20 lakh. So 5 lakh and above या 20 lakhs अगर कम है so फर्स्ट ईयर में 3000, सेकेंड ईयर में 4000 पर मंथ और थर्ड ईयर में जो है दैट इज 5000। फर्स्ट ईयर में 3000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 4000 एंड थर्ड ईयर में 5000 पर मंथ। सिटीज एंड टाउन्स हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख, 5 लाख से भी अगर कम है पॉपुलेशन उस सिटी का सो 2000 per month in the first year, 3000 per month in the second year and 4000 per month in the third year। ठीक है, ये स्टाइपेंड था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो स्टूडेंट का एक फेवरेट टॉपिक भी माना जाता है दैट इज सैलरी और पैकेजेस। सो सैलरी या पैकेजेस इंडिया में क्या है? सो ये देखो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ये चेंज भी हो सकता है टाइम टू टाइम, फॉर्म टू फॉर्म ये वेरी भी करता है। ठीक है, सो हाईएस्ट सैलरी पैकेज इन इंडिया दैट इज 75 लाख पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअली, एनुअली आपका जो सैलरी पैकेज है इंडिया में सो वो 75 लाख पर एनम है। एवरेज सीए सैलरी पैकेज इन इंडिया, सो एवरेज सीए सैलरी पैकेज जो है बिटवीन 8 लाख टू 12 लाख पर एनम। ठीक है, लोएस्ट सैलरी ये तो एवरेज था है ना कि ऑन एन एवरेज 8 to 12 लाख पर एनम होता है और लोएस्ट सैलरी पैकेज जो है वो 3 लाख पर एनम है। ठीक है, अब ये वैरी करता है आप कौन से जगह पे हो, कितने एसोसिएट्स हैं वहाँ पे, कितनी कंपनीज है ना, कितने लोग आपसे ऑडिट करवा रहे हैं, कितने आपके कॉन्टैक्ट्स में है, वो वैरी करता है। इसमें दो चीजें हो जाती हैं कि आप यहाँ पे जो चार्टर अकाउंटेंट्स हैं वो चार्टर अकाउंटेंट बनने के बाद वो दो काम कर सकते हैं, या तो खुद का अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा किसी कंपनी में वो एज एन वो सीए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो वो जॉब कर सकते हैं या तो खुद का भी अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकता है या वो किसी हॉस्पिटल में वो एज अ जॉब कर रहा है। ठीक है, सो उसी तरह से सीए भी यहाँ पे हो सकता है कि या तो अपना फॉर्म ओपन कर ले या किसी कंपनी में ज्वाइन कर ले। ठीक है, सीए सैलरी इन इंडिया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। सो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ ये देख लो कि 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 to 15 लाख है ना, 5 to 10 का तो 16 to 23 लाख। सो ये जो है एक एस्टिमेटेड फिगर है। ठीक है, इस फिगर पे एकदम एग्जैक्टली नहीं जाना है कि इतना ही इतना होता है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, बट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए ये चीजें हैं यहाँ। ठीक है, फिर अब देखो किसी जो कंपनीज में कुछ कंपनीज का यहाँ पे नाम दिया गया है और इन कंपनी में पैकेजेस क्या क्या है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का देख लो 13.33 लाख पर एनम है ना, एवरेज सैलरी पैकेज है सीए का। सो इसी तरह से डिलॉइट का, फिर विप्रो का है ना, केपीएमजी, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआई, एसेंचर, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सभी का कुछ ये सैलरी पैकेज दे रखा है। सो आप इससे आपको ऑन मतलब कि एक अंदाजा लग रहा होगा कि सीए का सैलरी क्या हो सकता है। ठीक है, और काफी ये व्हाइट कॉलर जॉब है, मोस्ट रेप्यूटेड जॉब है, एक काम है ये पूरे कंट्री में। ठीक है, और वर्ल्ड में भी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसको व्हाइट कॉलर जॉब के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मोस्ट रेप्यूटेड जॉब में से एक है। और मैंने जो वादा किया था आपसे कि बस्टिंग मिथ्स की कुछ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी चीज़ें होती हैं है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे डू सीए कंटेंट्स मैथ। सो चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स में मैथ होता है या नहीं होता है ये अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि फाउंडेशन में ही एक ही जगह पे था। ठीक है, और उसमें से भी बिजनेस मैथ 40 मार्क्स का था। ठीक है, सो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ आपके परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो एनालिसिस, फिर आपके बिजनेस मैथ्स हो गए है ना, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी तरह के टॉपिक्स होते हैं और सिर्फ फाउंडेशन में होते हैं, उसके बाद फिर मैथ्स नहीं आता है। फिर इज सीए टफ टू क्रैक, सबसे जो हॉट टॉपिक है और हॉट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज सीए टफ टू क्रैक, क्या सीए काफी टफ होता है? क्योंकि लोगों से तो अभी तक हमने सुना है कि बहुत टफ होता है, ये यूपीएससी लेवल का ये एग्जाम होता है, आईएएस लेवल का एग्जाम्स होता है ना, बहुत कम लोग निकाल पाते हैं
और बहुत सारे इससे वेब सीरीज भी आज के डेट में इस वर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हैं और इस सिचुएशन को हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत लोगों से ये निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, सो अब इसमें आप देखो क्या है कि टफ टू क्रैक का अगर बात किया जाए, सो आप अपने लाइफ को किस तरफ मोड़ना चाहते हो। सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि आप जाना किधर चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, अपने लाइफ में किस तरह का चेंजेस लाना चाहते हो। सो ऑब्वियसली अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो सो वो टफ होगा ही होगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक अगर यहाँ पे सिचुएशन देता हूँ कि अगर आप रोज 10 बजे उठ रहे हो, दिन में अगर 10 बजे उठ रहे हो और अगर आपको बोल दिया जाए कि सुबह 4 बजे उठना है, सो वो सिचुएशन, उठने का सिचुएशन भी इतना टफ हो गया है ना कि कैसे 4 बजे उठेंगे। ठीक है, सो अब ये चीज है कि टफ है बट आप चाहते क्या हो। अगर 4 बजे उठ के अगर आपको बहुत फायदा हो रहा है ना, फिजिकली, मेंटली, है ना, फाइनेंशियली, सो आप 4 बजे उठना चाहोगे। ऑब्वियसली डिसिप्लिन जो है वो टफ ही होता है ना। अगर हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है सो इट इज टफ, लेकिन टफ हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि इज इट वर्थ इट और नॉट। सो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल तो है, नो डाउट। अभी तक के जो सिलेबस और जो टेक्निकलिटीज आपने देखे, तो आपको ये देख के ही अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो, है ना, जो बहुत कम लोग ही आई थिंक यहाँ तक पहुंचेंगे, और मुझे उसका विश्वास भी है क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबा है और काफी टेक्निकलिटीज इसमें थी। ठीक है, लेकिन जो भी क्यूरियस स्टूडेंट्स होंगे या क्यूरियस पर्सन होंगे, सो वो यहाँ तक पहुंचेंगे जरूर, भगा के नहीं, है ना, वो फास्ट फॉरवर्डिंग करके नहीं, वो जेन्युइनली इस वीडियो को वो देखेंगे। सो वही वहीं से डिसाइड होता है कि ये टफ है या क्या है, आप क्या चाह रहे हो, है ना। आपका जो अंदर का जो सवाल है वो क्या है कि मुझे अपने लाइफ में किस तरह के चेंजेस चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें यहाँ पे हैं कि वो मैटर करता है ना। ये टफनेस और ये चीजें भूल जाओ आप कि लाइफ इज टफ, ये सीधा सीधा आप देखो, बट वो टफ अगर आप क्रैक करते हो, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, ये मैटर करता है। नेक्स्ट इज, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी एज आई एम मीडियोकर स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का यही कोट रहता है कि ये मेरे बस का बात नहीं है, ये क्योंकि मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, मैं फेलियर हूँ, मुझे उतना पढ़ने का आदत नहीं है। सो अब देखो, ठीक है, अगर आदत नहीं है पढ़ने का, आप मीडियोकर हो, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, अगर आपने मान ही लिया है कि यू आर मीडियोकर, सो इट इज ऑब्वियसली नॉट फॉर यू। सीए इज ऑब्वियसली नॉट फॉर यू, है ना। सो मैं ये क्लियरली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इट इज नॉट फॉर मीडियोकर स्टूडेंट। मीडियोकर कौन है? सबसे पहले ये जिनका दिमाग जो ये अगर कह लिया है और मान लिया है कि आई एम मीडियोकर, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। लोग बोलते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब यहाँ पे ना ये खुद से ही बोल रहा है कि मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, वो मीडियोकर है। जो कोशिश कर रहा है वो मीडियोकर नहीं है ना। जो कोशिश कर रहा है वो अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, सो ही और सी इज नॉट मीडियोकर स्टूडेंट। वो लाइफ में अपने चेंजेस लाना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली एक ना एक दिन वो अपने लाइफ में चेंजेस ला के रहेंगे। ठीक है, सो ये अपने दिमाग में अपने आप को कम से आंकना कि आई एम मीडियोकर, आई एम अ फेलियर, ये सबसे पहले आप बंद कर दो, भूल जाओ, है ना। उसके बारे में सोचना ही खत्म कर दो। आप अपने ड्रीम के बारे में सोचो, आप क्या करना चाहते हो उस काम के बारे में सोचो, आप किस तरह का चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में उसके बारे में आप सोचो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट टेक टाइम। फिर से गलत सवाल। टाइम तो ले रहा है, ठीक है, अब लेकिन आप कितना टाइम ले रहा है? आप देखो 2 साल का तो यहाँ पे आर्टिकलशिप था, उसके बाद अगर आप देखो हर साल तो एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, सो हर साल 2-2 बार एग्जाम हो रहे हैं। अगर आपका कंटिन्यूटी में अगर निकलते चला भी गया तो 5 ईयर्स में ये आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी कोर्स अगर वर्थ इट है या नहीं है ये मैटर करता है। अगर ये हमारा निकल जा रहा है तो हमारा लाइफ जो है वो किस रूट पे आएगा ये हम नहीं जान रहे, है ना। सो सीए में डेफिनेटली राइट रूट पे आएगा ही आएगा। फाइनेंशियली आप कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका इससे सॉल्व हो सकता है।
दूसरा व्हाइट कॉलर जॉब, रेस्पेक्टेड जॉब, रिप्यूटेड जॉब, ये भी है। थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स कॉस्टलियर कोर्स, क्या ये कोर्स कॉस्टलियर है? सो ये कॉस्टलियर है या नहीं, आप अंदाजा लगाओ। अभी तक आपने फी डिटेल्स देख लिया है ना, 9,000 लगा आपका, कहाँ पे 9,000 फाउंडेशन में लगा, फिर आपका लगा 18,000 इंटरमीडिएट में, 22,000 फाइनल। ठीक है, ये तीन तो हो गया आपका। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म तीनों में लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो ITSS वाले जो कोर्स थे, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, सो उसके लिए कुछ पेमेंट करनी। सो ऑन एन एवरेज अगर देखोगे सो हार्डली 1 लाख, है ना। कोई भी कोर्स आप देख लो, अगर MBA और ये सभी उठा के आप देख लो, 5 लाख 10 लाख ऐसे चले जाते हैं। और CA कोर्स का अगर आप देखोगे सो 1 लाख और हार्डली हो भी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि 1 लाख से कम भी हो। ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि इसका जो प्रिपरेशन है उसके लिए तो हमें कोचिंग्स ज्वाइन करना होगा, और कोचिंग्स फिर कॉस्टलियर हैं। सो देखो, इसमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कोर्स में ICAI हर एक के लिए आपको मॉड्यूल्स देता है, यानी स्टडी मटेरियल्स देता है हर एक चीज के लिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स देता है, आप वो जितने भी बुक्स हैं आप ऑर्डर कर सकते हो, और जो आपके कोर्स में ही वो जुड़ा हुआ है, जो आप पैसे दे रहे हो, जो 9,000 था फाउंडेशन का, उतने ही में आपके बुक्स आपके घर पे आ जाएंगे, पूरा का पूरा हर एक बुक आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम कुछ कुछ चेंजेस आते हैं सिलेबस में, तो ICAI के पोर्टल पे वो बुक्स अपडेटेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो बुक्स अवेलेबल है ना। ICAI के कोर्स आप वहाँ पे पोर्टल पे जाओगे तो बुक्स अवेलेबल है, कुछ वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, है ना। और यूट्यूब आज के डेट में, है ना, बहुत लोगों का एक है कि आप इंटरनेट में अगर पैसे अगर लगा रहे हो, सो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स को फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। यानी कि वो आपको नहीं बोल रहे हैं कोर्स में इनरोल करो, ठीक है, या आप उनके कोर्स को ले भी सकते हो, वो डिटरमाइन करता है। फिर आज के डेट में अधिकतर कोर्स तो आपका वो पेन ड्राइव बेसिस पे, ऑनलाइन बेसिस पे ही आ गया है। सो अब उसमें भी अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो तो कुछ आपके पास स्टाइपेंड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको वहां से भी कुछ पैसे आ जा रहे हैं, है ना। सो थोड़ा सा आपको पैसे मैनेज करने होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं तो कुछ और भी आप काम कर सकते हो, है ना। उससे आपके पास वो मिनिमल फी तो आ जाए। ठीक है, सो इतना भी ज्यादा महंगा नहीं है एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज, लेकिन वो कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करता है। आज के डेट में बहुत सारे शॉप ओपन हो गए हैं ना, है ना, जिसे हम लोग कोचिंग का भी नाम देते हैं, जो अब अपने ब्रांड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की वजह से, नॉट अबाउट नॉलेज, सो ब्रांड की वजह से वो सेम चीजों को ज्यादा में वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो अब चूज करना है हमें, सो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है हमारे लिए। सो कॉस्टलियर ये नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, ज्यादा कॉस्टलियर नहीं, आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है इट्स ओवर हाइप्ड, ये बहुत ज्यादा, हर एक लोग CA के बारे में बात करते हैं, हर एक से निकल थोड़ी पाता है, ये भी स्टूडेंट का ही है। सो ओवर हाइप्ड का मतलब यहाँ पे क्या, अब अगर आप एक शॉप पे अगर आप जा रहे हो, है ना, मान लेते हैं वेजिटेबल लेने जा रहे हो, सो यू विल पिक फ्रेश, और जो बहुत अबंडेंट में है उसे आप करोगे, उसे आप चूज करोगे, या जो फ्रेश है उसे आप चूज करोगे। फ्रेश है, सभी फ्रेश ही लेना चाहेंगे, इसीलिए सभी उस फ्रेश के बारे में ही बात करेंगे, सभी का हाथ वहीं पे जाएगा। सो आप क्या उसे ओवर हाइप्ड कहोगे? अगर वो ओवर हाइप्ड है तो सही है, क्योंकि सभी को फ्रेश चाहिए। उसी तरह से CA का भी जो कोर्स है ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, ओवर हाइप्ड है तो है ना। फिर से वही सवाल, इज इट वर्थ इट और नॉट, कि अगर इसे आप कंप्लीट करोगे, ये आपके सिचुएशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो है सवाल। ठीक है, सो इसमें आप ये देख सकते हो कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो इसमें आ गए। अगर आपका कुछ और भी क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है आपके CA से रिलेटेड, या उसके एग्जाम से रिलेटेड, फी से रिलेटेड, उसके कोचिंग से रिलेटेड, या उसका
कहाँ से पढ़े, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम है सीए से रिलेटेड, या अगर आप चाहते हो कि किसी और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में, सो आप कमेंट में प्लीज़ ऐड करो कि इस पे भी आपको वीडियो चाहिए। सो चार्टर अकाउंटेंसी का तो मैंने ये बताया, और ये ऑब्वियसली वीडियो लंबा गया। अगर आप यहाँ तक अगर मेरे साथ हो, सो डेफिनेटली आप कुछ एक्स्ट्रा करने के काबिल हो। सो यहाँ पे कोड भी मैंने इसीलिए डाला है, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, अदरवाइज जैसे सभी जी रहे हैं मीडियोकर लाइफ, तो लोगों को ऐसे ही जीना है ना, आप वैसे ही जियो। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी होते हैं, बट अगर आप बनना चाहते हो सो यू हैव टू पुट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।